होती है तो हमें फायदा क्या हुआ है ऐसी फैक्ट्रियों से, मैं चाहता हूँ। और प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे गंदगी है, पूरे नाले का लिए कोई वहाँ पे नहर या वो नहीं है जिसमें नदी में जा सके, तो पूरा सड़ान से पूरा क्षेत्र परेशान है। मैं चाहता हूँ कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं और कैसे उस आंदोलन को लड़ सकते हैं, मैं सलाह चाहता हूँ। थैंक यू। एनवायरमेंटल इशू है, मुझे लगता है एनवायरमेंटल इश्यूज पे पीआईएल करना सबसे बड़े बड़े कंपनियों के नाक बंद किए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशरी बैठी है, ये एनवायरमेंट पे और बच्चों के अधिकारों पे थोड़ी कॉशियस है। तो आप एनवायरमेंटल वायलेशन की बात लेके कोर्ट के सामने जाओगे तो आपको 90% रिलीफ अश्योर्ड है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल लॉज क्या है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। इस काम के लिए आपको स्टूडेंट सबसे ज्यादा काम में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं रिपोर्टेड जिसमें स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंटल केसेस फाइल किए हैं और उसमें जजमेंट किया है। साथ ही साथ भोपाल जो एनवायरमेंटल लॉ का जनक जिसको कहा जा सकता है, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और पता नहीं कितने सारे ऐसे जजमेंट है जिसे एनवायरमेंटल लॉ को कि जहां तक फैक्ट्रियों का सवाल है और जहां तक प्रोजेक्ट्स का सवाल है, आप उनको एनवायरमेंटल पचड़ों में बहुत अच्छी तरह से फंसा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। दूसरी बात आपने की कि लोगों को प्रॉमिस किया गया था कि उनको जॉब दी जाएगी। अगर वो प्रॉमिस लिखित में है तो आपको हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं, आप लोअर कोर्ट में से भी ऑर्डर ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो लिखित नहीं है तो मुझे गारंटी कि जब वो प्रोजेक्ट आया होगा उस वक्त उन्होंने कलेक्टर के पास या फिर जहां पे भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल की होगी उसमें उन्होंने बोला होगा कि वहां के जो अफेक्टेड लोग हैं उनको इतने लोगों को हम इतना जॉब मुहैया कराएंगे और इतने दिन में। अगर वैसे हालात है तो आप कलेक्टर के खिलाफ केस कर सकते हैं उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन मांगने के लिए। क्या RTI के तहत की जानकारी मांग सकते हैं? बिल्कुल। RTI के देखिए, RTI का कानून जो है दिन ब दिन बहुत डिप्लीट किया जा रहा है, मतलब उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो हमें वो कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर RTI में हम कारण नहीं पूछ सकते, RTI में हम वजह नहीं पूछ सकते, लेकिन RTI में हम जो जजमेंट जो डिसीजन लिए है उसकी कॉपीज मांग सकते हैं। तो हमें सिंपल बात करनी है, हमें RTI में उनसे जो उनका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट था उसकी कॉपी मांगनी है, जो कमिटमेंट्स थी उसकी कॉपी मांगनी है, और हमें वो क्या रिहेबिलिटेशन स्कीम दे रहे थे उसकी कॉपी मांगनी है। मेरा एक सवाल ये था कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो कृषि भूमि के पट्टे दिए गए हैं 4 एकड़ 2 एकड़ इस तरह से, तो अभी क्या हुआ है कि जब पट्टे दिए गए थे तो वो बहुत इंटीरियर में ज़मीन थी। अभी क्या हुआ कि वो रोड्स वगैरह बनने से अब किसी बढ़त हो गया उसका ज़मीन का, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही। मतलब वो 4 एकड़ ज़मीन वाला किसान, अब उसके लिए सुनहरा अवसर आया कि ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, वो बेच दे या उससे व्यवसाय करे, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आप बताएं कि क्या किस तरह से वो ट्रांसफ़र हो सकता है? देखिए, जब सरकार की तरफ से कोई आपको फैसिलिटी मिलती है जैसे घर या ज़मीन, तो उम्मीद ये होती है सरकार के कि आप उसके ज़रिए से मैक्सिमम टाइम तक आप उसका बेनिफिट लेते रहेंगे। आज उसकी ज़मीन की कीमतें बढ़ गई तो आप उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि आप बाउंड हो। आप मुझे लगता है हर महाराष्ट्र में 99 ईयर्स का रूल है, यहाँ पे कितना रूल है पता नहीं, वो समय सीमा के बाद आप शायद भूमि स्वामी हो गए, रजिस्ट्री भी है। भूमि स्वामी भले ही हो गए होंगे, लेकिन ये एक अवार्ड है, तो आप अवार्ड तो नहीं बेच सकते। दूसरी एक साथी ने पूछा कि पीआईएल किस तरह से ड्राफ्ट करनी चाहिए, इसके बारे में बताया। देखिए, सिंपल चीज़ें होती है हाई कोर्ट में। जितना सिंपल काम हाई कोर्ट का है उतना सिंपल काम किसी भी कोर्ट का नहीं है। जितना लोअर कोर्ट में जाएंगे आप उतने आप पचड़े में फंसते हैं। आपको तारीख भी मांगनी है तो आपको अर्जी देनी पड़ती है, आपको कुछ भी बोलना हो तो आपको अर्जी देनी पड़ती है, उसके साथ टिकट लगाओ। टिकट नहीं लगा हुआ होता तो वो फॉर वांट ऑफ कोर्ट फीस उसको डिसमिस कर देता है, भले वो कुछ भी मांगे। ऐसी प्रोसीजर हाई कोर्ट में नहीं है। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बहुत सिंपल तरीका है। आपको अगर हाई कोर्ट में आपको कोई रीट याचिका दाखिल करनी है या फिर पीआईएल फाइल करनी है और आप एक ही वादी है या फिर पिटिशनर है,
तो बॉम्बे हाई कोर्ट में फीस 135 रुपीज़ पर पिटिशन है, और बाकी सब मिला के 250 रुपये कोर्ट की फीस एक PI को लगती है। दूसरा एक सिंपल बात, ये बात हाई कोर्ट ग्रीन लेजर पेपर पे होनी चाहिए। तीसरी बात, आप जो PIL बनाते हैं उसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। एक नॉर्मली जो होता है टाइटल होता है इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकाटर एक्ट भोपाल या जो भी होगा। दूसरा ये उसका नाम होता है, उसका पूरा पता होता है, उसकी उम्र होती है। PIL एक ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल कर सकता है। लोकस स्टैंडर्ड है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। PIL के इशू में लोकस स्टैंडर्ड बहुत लूज है, तो आपको अगर आपके खुद के अधिकारों के हनन के लिए केस करनी है तो आप रीड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के अधिकारों के हनन के लिए केस करनी है तो आप PIL कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से केस कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है उसमें, थ्रू मतलब किसके जरिए आप कर रहे हैं, अध्यक्ष है, सचिव है, किसके जरिए कर रहे हैं वो करना है। साथ ही में आपको पिटीशन के साथ एक वो ऑर्गेनाइजेशन का रिजोल्यूशन लगाना है कि हम इस मुद्दे पे केस फाइल करना चाहते हैं, और इस केस में अगुवाई करने के लिए या फिर वकील अपॉइंट करने के लिए, केस फाइल करने के लिए हम अध्यक्ष हो या सचिव हो इसको हम अधिकार देते हैं। अगर अध्यक्ष को पावर दे रहे हैं तो सचिव की साइन से, सचिव की सिग्नेचर हो उस पर। अगर सचिव का आप एम्पावर कर रहे हैं तो अध्यक्ष की हो। अगर किसी दूसरे मेंबर की कर रहे हो तो अध्यक्ष या सचिव कोई भी साइन कर सकते। उसके दूसरा जो है वो होता है वर्सेस, मतलब किसके खिलाफ आप केस कर रहे हो, आप किसके तरफ से मतलब किसके खिलाफ आपका ग्रीवेंस है। आपका ग्रीवेंस अगर कलेक्टर के खिलाफ है तो आपका कलेक्टर बनेगा फर्स्ट पार्टी। सेकंड कमिश्नर है, अगर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है तो थर्ड पार्टी वो बने। उसके बाद में कुछ टेक्निकल क्लॉजेज होते हैं, बिफोर ऑनरेबल कोर्ट एंड सो। बात शुरू होती है फर्स्ट पैरा से। फर्स्ट पैरा में आपको पिटिशनर का जो केस फाइल कर रहा है उसका इंट्रोडक्शन देना है कि वो आदमी कौन है, किस जगह का रहने वाला है, उसकी उम्र क्या है, उसकी पावर क्या है, और एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, जैसे वो समाज सेवक है, 50 साल से समाज सेवा कर रहा है, या फिर उसने इतनी किताबें लिखी है, जो भी है वो लिखना है। अगर आपके साथ और कोई पिटिशनर है तो उसी पैरा में आपको वो ऐड कर देना है। सेकंड पैरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट का उस केस से क्या रिश्ता है ये आपको उसमें लिखना है। मतलब रिस्पोंड नंबर 1 इज कलेक्टर ऑफ सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट, और उसने ये काम नहीं किया, इसके लिए मैं कोर्ट में आ रहा हूँ। तो आपको लिखना है कि ही वाज इम्पोर्ट टू सो एंड सो वर्क व्हिच ही डिड नॉट डू, फुल स्टॉप। रिस्पोंड नंबर 2 कौन है? कमिश्नर है। कमिश्नर को हमने अर्जी डाली, उसने डिसाइड नहीं की, इसके लिए वो पार्टी। और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो थर्ड पार्टी। ये होता है पैरा 1। पैरा 2। पैरा 3 आता है इंट्रोडक्शन टू योर केस। आपका केस एक पैराग्राफ में क्या है वो आपको लिखना है। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि इन्वायरमेंटल इशू, आपको लिखना है कि इन्वायरमेंटल वायलेशन हुआ है, हमने बहुत सारी कंप्लेंट की है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, दिन ब दिन वहाँ का पर्यावरण खराब होते जा रहा है, इसके लिए हम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट में आए हैं। उसके बाद में आपको फैक्ट लिखनी है। ये पहले तो उसको फैक्ट्री मालकों को देना है आवेदन, तो वहाँ के एनजीएम वगैरह 2-4 आवेदन तो लगाए थे पहले। तो एक्चुअली सवाल ड्राफ्टिंग के बारे में पूछा गया था। मैं प्रिपरेशन के बारे में पहले आता हूँ, फिर ड्राफ्टिंग के बारे में। ये बीच में ये बात सॉरी मध्य प्रदेश या could be. See, there is no such thing as there has to be a chronology for parties. जी तो हर बार हमें केस करते हुए जो हम डिमांड करने वाले हैं उसको बहुत संभल के सोच समझ के डालना चाहिए। एक हाथ डिमांड आप एक्स्ट्रा करें चलेगा, लेकिन कोई डिमांड कम करे तो उसका हो सकता है हमें खामियाजा भुगतना पड़े। ऑब्वियसली जज के व्यूज पे डिपेंड करता है। और लास्ट बस खत्म और जो जी मैं नहीं मानूंगा पूरी तरह से। एनी अदर रिलीफ एक स्टैंडर्ड प्रेयर होती है जिसमें बोला जाता है कि एनी अदर रिलीफ
which court may deem fit and proper in the best interest of justice. लेकिन उनका बेस्ट इंटरेस्ट ये होता है कि आपने वो स्पेसिफिक प्रेयर नहीं की, इसके लिए हम नहीं देंगे। तो जो भी है हमें वो प्रेयर डालनी चाहिए। बाद में आपने फैक्ट रखते हुए जिन जिन कागजात पे आपने रिलाई किया है, मतलब आपने बोला है कि मैंने ये कंप्लेंट की है, तो उसको आपने एनेक्जर करके उस पिटीशन के साथ लगाना है। और जिस फैक्ट के जिस पैरा में आपने बोला है, समझ लो फैक्ट के पैरा नंबर 5 में आपने बोला है कि मैंने ये कंप्लेंट यहाँ पे की थी जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आप उसमें बोलेंगे कि here to annexed and marked as annexure so and so is the copy of the representation made। अगर आप कोई रिपोर्ट पे रिलाय कर रहे हैं अदर देन पब्लिकली पब्लिश्ड रिपोर्ट, तो आपको वो भी उसके साथ जोड़नी है। और वकील बांधवों को बताने की जरूरत नहीं कि उस पर एडवोकेट का ट्रू कॉपी स्टैम्प होना ही जरूरी है। तो ऐसे जब डिसमिस करने की बात आती है तो कुछ नहीं मिलता, तो वो जरूर मिल जाता है कि किसी पेज पे ट्रू कॉपी स्टैम्प नहीं है, तो टेक्निकलिटी में भी केसेस डिसमिस हुई है। साथ में मुझे लगता है मैडम कुछ ऐड करना चाहिए। थोड़ा सिंपल वे कर लिया है कि जैसे स्टैम्प या नहीं होता है तो डिफॉल्ट हैज बीन पॉइंटेड आउट, तो वो डिफॉल्ट में चला जाता है। तो अगर ऐसे कोई टेक्निकल फ्लॉज होते हैं तो वो रेक्टिफाई हो सकते हैं। पर जैसे रिलीफ की बात है, स्पेसिफिक रिलीफ हैव टू बी आस्क्ड, पर ये क्लॉज हमेशा डालना चाहिए था, क्योंकि अगर नहीं भी है तो समटाइम्स द कोर्ट सेज कि आपने ये रिलीफ नहीं मांगी है और सिंपल रिलीफ है, तो अगर वकील उसको नहीं करेक्ट करता है, रेक्टिफाई करता है, तो ये नेग्लिजेंस हो जाती है एक एडवोकेट की बात में अगर हम रेक्टिफाई नहीं करते। अभी मेरे सामने एक केस आया था जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हुआ था, अलाउ होने के बाद में वो डिसमिस सिर्फ इस ग्राउंड पे कर दिया गया था, नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टीज। एक केस, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि केस पूरा अलाउ हो गया है, द कोर्ट हैज कम टू अ कंक्लूजन कि वो सैलरी के लिए था, एरियर्स ऑफ सैलरी की वो एंटाइटल्ड है, अनएडेड स्कूल था, बट उन्होंने कहा कि क्योंकि जिससे रिलीफ मिलनी चाहिए थी उसको पार्टी नहीं बनाया है, तो उस बेस पे ये बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि अलाउ होने के बाद में केस एक टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस हो जाए। तो ये हमारा हमेशा एफर्ट होना चाहिए कि कभी भी अगर कोर्ट कुछ पॉइंट आउट करता है कि ये इसमें रह गया है या देयर इज सम टेक्निकल फ्लॉ, तो वो हमें तुरंत रेक्टिफाई करना चाहिए। और ईजियर मेथड भी कर दिया है, अब तो डिफॉल्ट पॉइंट आउट कर देते हैं, तो जैसी फाइलिंग होती है तो डिफॉल्ट काउंटर पे लिस्ट लग जाती है 1 2 3 4 ये डिफॉल्ट है। उसके बाद में अभी नहीं होता है तो रजिस्ट्रार के यहाँ केस लगता है, जहाँ पे जाके आपको डिफॉल्ट्स को रेक्टिफाई करना। उसके बाद भी अगर नहीं करते हैं आप, देन इट गोज टू द कोर्ट। तो यहाँ तक आते आते तो आई बिलीव एक एडवोकेट को इतना वो करना चाहिए कि जाते हुए रेक्टिफाई कर देने चाहिए सारे मिस्टेक्स। हाँ, देयर आर सम मिस्टेक्स लाइक मेंटेनेबिलिटी होती है, लोकस नहीं है, तो इस पे तो हमें बहस करनी पड़ती है, तो वो तो कोर्ट ही उस पर अग्री करेगा कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है, लोकस है कि नहीं है। जैसे अभी PIL की बात हमने करी थी कि लोकस होना चाहिए, लोकस कि हम जो